हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, है ना। आज थोड़ा सा भी जुकाम है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब भाई मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँगा। जाहिर सी बात है भाई, ये आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। बट बहुत जल्दी एक दो दिन में आपके लाइव सेशन जो है वो फिर से एक बार दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगे। हालांकि क्लासेस जो है वो आपकी बदस्तूर जारी रहेंगी। चलिए भाई, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज एक्चुअली हम लोग भरतपुर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो भैया प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा 1 घंटे का लेक्चर रहेगा। 1 घंटे में हम लोग भरतपुर का पूरा इतिहास पढ़ लेंगे। वैसे भरतपुर के बारे में जानने के लिए इनके अतिरिक्त मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ा इतिहास नहीं है। चलिए भाई, एक काम करते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, जल्दी से इस बारे में जानते हैं। मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी दिन के अंदर दो क्लासेस आती हैं। एक सुबह आती है 9 बजे, एक आती है शाम को 4 बजे। तो अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं सुबह पढ़िए, शाम को पढ़ना चाहते हैं शाम को पढ़िए। देखिए, सुबह की क्लास जो होती है वो थ्योरी की क्लास होती है, और शाम की क्लास जो होती है वो MCQ यानी कि क्वेश्चन की क्लास होती है। तो देखिए, क्वेश्चन वाली क्लास भाई मैं डेली नहीं कराता, ऑल्टरनेटिव डेज पे कराता हूँ। तो आप अगर ऑल्टरनेटिव डेज पे जुड़ना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे कि आज क्लास है तो परसों क्लास आएगी MCQ की, है ना। उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा भाई। आप फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये चैनल जो है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक काम और कर सकते हैं भाई, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो सारी जितनी भी वीडियोस हैं भाई उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन मिलने की वजह से आप भाई इतने इन्फॉर्म रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि कब कब क्लासेस जो है वो आ रही हैं। और एक बात और भाई, देखिए लाइक वाइक कर दिया करें जितना हो सके। और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे भाई उतनी ज्यादा चैनल की मदद होती है, स्वाभाविक बात है। और थोड़ा कोशिश करें भाई सहयोग करने का। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, खड़े होके पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भाई वेरी सॉरी। चलिए भैया, खड़े होके पढ़ाना पड़ रहा है, उसके लिए भैया मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। एक सेकंड भाई, मैं लेट मी चेक के सही आ रहा हूँ या नहीं। हाँ, जुकाम की वजह से प्रॉब्लम है और तो कुछ नहीं। एक मिनट। हाँ, चलो आ तो बिल्कुल सही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, वेरी वेरी सॉरी भाई अगर आपको थोड़ा असुविधा हो रही है मेरे खड़े होने से। बट अब देखिए, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। रीजन भी इसके जुकाम है, अगर मैं बैठा रहूंगा तो थोड़ा जुकाम बोलने में भी प्रॉब्लम करेगा। इसलिए भाई उसके लिए माफी। तो चलिए भाई, हिस्ट्री ऑफ भरतपुर डायनेस्टी जो है उसको करते हैं शुरू। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आज आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, आज लाइव नहीं है। चूंकि भाई मैं कहीं पे गया हुआ हूँ, इसलिए भाई ये जो सेशन है आज का रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, तो भाई प्लीज, मैं हालांकि आपको जुड़ा रहूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से भाई मेरे से बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो उसे मैं क्लियर कर दूंगा, बट डाउट जेन्युइन होना चाहिए ना। अननेसेसरी के डाउट मत पूछिएगा। चलिए भाई, आप करते हैं क्लास को चालू। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये क्या था, प्रारंभिक संघर्ष क्या था यहाँ, मतलब एक जाट राजवंश की स्थापना कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि राजस्थान जो है, या राजपुताना कहना ज्यादा उचित है, राजस्थान तो खैर क्या ही बोलूं मैं। एक सेकंड, यहाँ पे ब्लैंक वो होगा। हाँ, ये रहा। देखिए, सबसे पहले देखिए भाई, मैं आपको अपना प्यारा भारत बना के दिखाता हूँ। ये कहीं ना कहीं भाई हमारा प्यारा भारत है, हम सबका प्यारा भारत। इसी तरीके से मैप है भाई भारत का, है ना। मोर और लेस भाई इसी तरीके का है। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए तो भाई राजपुताने में अंदर देखिए स्थिति क्या है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ औरंगजेब के शासनकाल के समय की स्थिति। तो भाई थोड़ा सा मेरे साथ औरंगजेब के शासन काल में चलिए, उस समय कालखंड में चलिए जब औरंगजेब का भारत के ऊपर शासन हुआ करता था बच्चों। अब देखिए, देखिए राजपुताने में क्या था कि मारवाड़ वाला जो हिस्सा है भाई, वो बहुत ज्यादा समस्याकारी हो रखा था औरंगजेब के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है, और वो थे दुर्गादास राठौड़। यानी कि दुर्गा बाबा की वजह से भाई पूरा मारवाड़ अशांत है। औरंगजेब यहाँ पे चाह के भी कब्जा नहीं कर पा रहा बच्चों। इसके अलावा मेवाड़ में राणा राज सिंह जी जो है, उन्होंने तो भाई कोई कसर छोड़ी नहीं औरंगजेब को हराने में। इसके अलावा अगर आप कंटेम्प्रेरी इतिहास में और गोता मारोगे तो आप ये पाओगे कि दक्षिण में वीर शिवाजी महाराज के तो कहने ही क्या, उन्होंने तो पूरा दक्षिण भारत जो है भाई एक तरीके से औरंगजेब के अगेंस्ट में कर रखा था। तो आप इतना समझिए कि बहुत ज्यादा समस्या हो रखी थी औरंगजेब के लिए।
ऐसे में भाई औरंगजेब भाई चूंकि दिल्ली में बैठ के शासन चल रहा था, दिल्ली और आगरा दो प्रमुख सत्ता के केंद्र हुआ करते थे भाई मुगलों के, स्पेशली दिल्ली तक तब तक ट्रांसफर हो चुकी थी पावर। अब सोचिए दिल्ली के नजदीक जो इलाके थे भाई वहां पर विशेष औरंगजेब का एक तरीके से कह लीजिए भाई शोषण चल रहा था। तो चूंकि भरतपुर दिल्ली के नजदीक पड़ता है, अच्छा भरतपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप देखें, जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, राजपुताने का पूर्वी इलाका, पूर्वी इलाके में बहुत छोटी दो रियासतें हैं, धौलपुर और भरतपुर, यहाँ पे जाट लोगों का बाहुल्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे चूंकि जाट लोगों का बाहुल्य था, अच्छा इनिशियली क्या था कि देखिए शुरुआती दौर में इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि बाद में जब औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत ज्यादा कट्टर हुई, तब आप देखोगे कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे बड़ा जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस किया, एक विरोध किया। वो मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में भी पढ़ाऊंगा और बताऊंगा उस बारे में। किंतु यहाँ पे ये समझने का प्रयास करिएगा, आपने भौगोलिक स्थिति देखी, आपको तात्कालिक स्थितियां पता चली कि कैसे भाई जब औरंगजेब का यहाँ पे शासन हुआ करता था, तब चूंकि राजपुताना बहुत ज्यादा अशांत था औरंगजेब के लिए, दक्षिण में औरंगजेब के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो रखी थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर भाई जाटों का वो हुआ करता था बहुत ज्यादा, एक तरीके से भाई ज्यादा संख्या के अंदर थे। राजवंश कहना तो उचित नहीं है क्योंकि कोई राजवंश तो था नहीं तब तक, बट स्टिल एक काफी बड़ी संख्या के अंदर ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। अब देखिए हुआ क्या, आप जानते हैं कि भाई औरंगजेब ने बहुत सारे कानून जो है वो धीरे धीरे करके पास किए। अच्छा धीरे धीरे करके जब कानून पास किए, तो चूंकि भाई ये लोग खेती किसानी किया करते थे, तो इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा विद्रोह जो है इनिशियली देखने को नहीं मिला। अब होता यह है कि जब औरंगजेब ने भाई रिलीजियस जील की वजह से, धार्मिक उन्माद की वजह से भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करनी चालू करी और लोकल लोगों को परेशान करना चालू किया। अब लोकल कौन है भाई, जाट कम्युनिटी के लोग हैं। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप लड़ाई लड़ो, या आप भाई जो हो रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करो। देखिए भाई अब जैसा कि हमारे इस सनातन संस्कृति में है, और मुझे लगता है कि भाई ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि जो भी एंसेस्टर्स हुए, उन्होंने भाई यहाँ पे लड़ाई लड़ने का जो है वो चुना कि ठीक है भाई अब एक काम करते हैं, हम लड़ाई ही लड़ते हैं क्योंकि धर्म को बचाने की बात आ गई है। दूसरा ये है, देखिए आप किसी व्यक्ति को किस हद तक परेशान करोगे। देखो आप टैक्स उस पे जजिया ले रहे हो भाई जबरदस्ती, चलिए जजिया तक भी बात ठीक थी, इंसान ने जजिया दे दिया। उनके ऊपर जो कर है वो सामान्य तौर पर भाई जो और लोग हुआ करते थे उनसे अधिक हुआ करते थे। दुनिया भर की और भी भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि धार्मिक जो भी वो है भाई, वो त्योहार वगैरह नहीं मना सकते उतना खुलकर, तो इसलिए भी लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा ये था कि यार ठीक है चलो चल रहा है जैसा चलने दो। किंतु जब बहुत ज्यादा धर्म के ऊपर समस्या क्रिएट हुई, तो भाई थैंकफुल कि इन लोगों ने फाइनली भाई यहाँ पर आवाज उठाई, और भाई आप जो मथुरा का आज वास्तविक स्वरूप देखते हो, मुझे लगता है उस मथुरा को बचाने के लिए भाई इन लोगों ने बहुत सुप्रीम सेक्रीफाइसेस किए हैं। एंड वी आर थैंकफुल, मुझे लगता है कि भाई हम लोगों को सभी को इनका धन्यवाद देना चाहिए भाई इन लोगों का, कि कैसे इन्होंने अपनी गर्दनें कटा दी बट यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो भूमि थी उसको बचा लिया। आज भाई उनके इसी जबरदस्त सेक्रीफाइस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम समरजीत सिंह है। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ते रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भाई हम लोग इन्हीं जाट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भाई यहाँ पे इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अगर भाई जो भी आरपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए भाई टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। आपको कंटेम्प्रेरी इतिहास पता लग गया, आपको पता लग गया कि क्यों भाई यहाँ पर लोग जो हैं वो एक तरीके से रिवोल्ट के लिए खड़े हुए। अच्छा अब चूंकि हम लोग भरतपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके नाम के देख के थोड़ा लगेगा सर ये नाम तो राजा भरत के नाम पर तो नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ भाई ये बात सही है, भगवान राम के जो भाई हुआ करते थे छोटे भरत, कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम पर इस भरतपुर रियासत का नाम पड़ा था बच्चों। इसके अलावा देखिए जो भरतपुर के जो भी लोकल राजा हुआ करते थे, वो खुद को कहीं ना कहीं भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, और भगवान लक्ष्मण का वंशज मानने की वजह से अगर भरतपुर में आप जाओगे तो भरतपुर में आपको लक्ष्मण मंदिर मिल जाएगा बच्चों। और लक्ष्मण मंदिर जो है वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि राजा खुद को भगवान लक्ष्मण जो थे उनका वंशज मानते थे। अब देखिए एक बात आप कॉमनली नोटिस करिएगा, देखिए राजा जो है वो हमेशा खुद को किसी ना किसी भगवान के साथ जोड़ते ही थे, कोई नई बात नहीं थी। जैसे आप पढ़ते हो कि देवीय सिद्धांत होता था। अब ये देवीय सिद्धांत क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर राजा ये बोले कि नहीं भाई मैं आपके ऊपर शासन करूंगा, कोई पूछेगा क्यों शासन करोगे भाई, कि ऐसे ही करूंगा,
तो भाई जाहिर सी बात है लोगों के अंदर ये बात आएगी कि यार विद्रोह किया जाए या हम भी शासन करेंगे, किंतु जब राजा स्वयं को भगवान से जोड़ देगा तो फिर भाई लोग जो है उसके एक तरीके से जो भी विल है या उसका जो भी आदेश है उसको बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इस व्यक्ति को शासन करने का अधिकार भगवान से मिला हुआ है। तो इस हिसाब से राजा क्या करते थे, हमेशा स्वयं को भगवान से एसोसिएट या भगवान से जोड़ लिया करते थे। जैसे कि मेवाड़ में इकलिंग जी आप देखोगे, बिल्कुल कछवाहों के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं भाई वो गोविंद देव जी को माना करते थे। लक्ष्मी नारायण जी आप बीकानेर के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं यानी कि राजा जो है किसी ना किसी भगवान से स्वयं को जोड़ ही लेते थे। वो राजपुताने में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, तो भरतपुर वाले लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं खुद से लक्ष्मण को जोड़ा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए भाई स्लाइड के ऊपर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या था कि 1669 में 1669 के अराउंड में होता क्या है कि गोकुला नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे और इन्होंने भाई यहां पर मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर विद्रोह कर दिया। और विद्रोह क्यों किया, मैंने आपको बताया कि भाई कहीं ना कहीं ये वो समय कालखंड था जब औरंगजेब की जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक कट्टरता थी वो अपने चरम पे थी। और उसकी वजह से भाई यहाँ पे लगातार लोगों को समस्या क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा जब धार्मिक नीतियां बढ़ने लगेंगी तो इस वजह से लोगों ने विद्रोह किया। देखिए भाई जाट किसान हुआ करते थे तो जाटों ने यहाँ पे विद्रोह किया और विद्रोह का नेतृत्व जो था वो गोकुला ने किया। बट भाई वही बात है, आप औरंगजेब की नाक के नीचे इतना बड़ा अगर कोई भी आंदोलन करोगे या कोई ऐसी हरकत करोगे तो स्वाभाविक रूप से बात है कि औरंगजेब उसका प्रत्युत्तर जो है बड़ी बुरी तरीके से देगा। जाहिर सी बात है भाई उसने गोकुला जो थे उनका, हालांकि भाई वी आर थैंकफुल कि इस व्यक्ति ने आवाज उठाई, बट औरंगजेब ने भाई इनका बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करवा दिया। अच्छा, औरंगजेब ये मानता था कि अगर मैं इस विद्रोह को मतलब बहुत ज्यादा क्रूअलनेस यानी कि क्रूरता के साथ अगर इसको निपटूंगा तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं यानी कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं शायद वो विद्रोह कभी ना करें। हालांकि यहां पर औरंगजेब गलत था। यहां पर मान के चलिएगा कि बच्चों आने वाली जो पीढ़ी थी तो उसमें ऐसा बताते हैं कि एक और जमींदार थे यहाँ पे राजा राम करके, उन्होंने इस विद्रोह का बिगुल जो है वो एक तरीके से झंडा जो है उसका झंडा उठा लिया या बीड़ा उठा लिया, कुछ भी कह लीजिए। और राजा राम के टाइम पे भी लगातार संघर्ष जारी रहेगा। तो आपने देखा कि संघर्ष जो था वो गोकुला के टाइम पे चालू होगा और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में भाई यहाँ पर जाट किसान जो थे उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया। किंतु औरंगजेब द्वारा जब इसको बहुत बुरी तरीके से दबाया गया तो उसने एक्सपेक्टेशंस ये थी, उसकी उम्मीदें ये थी कि यार ये लोग दोबारा विद्रोह नहीं करेंगे, हालांकि फिर से विद्रोह होगा। इस बार राजा राम के कहने पर विद्रोह होगा और यहाँ पर राजा राम एक बहुत मतलब एक ऐसी डेयरिंग हरकत करेंगे कि ये अकबर का मकबरा है आगरा सिकंदरा में, ये वहां पे हमला कर देते हैं। और वहां पे ऐसा बताते हैं कि अकबर की अस्थियां निकाल ली थी खोद के, भगवान जाने क्या किया था क्या नहीं। बट हाँ ये बात सच है कि अकबर का जो सिकंदरा के अंदर मकबरा है उसके ऊपर राजा राम ने हमला कर दिया। बच्चों आप सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। और इसका अब भाई वो क्या मिलता, पुरस्कार क्या मिलता, पारितोषिक ये था भाई मृत्यु। और दैट टू बड़े बुरी तरीके से बेरहमी से, जिस तरीके से गोकुला को मारा गया था उसी तरीके से भाई यहाँ पर राजा राम को भी हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, औरंगजेब अभी भी बच्चों इसी उम्मीद में है कि उसे ये लगता है कि यार इनकी हत्या लगातार करा देने से शायद आने वाली जनरेशन जो है यानी कि आने वाली पीढ़ियां जो है उनके अंदर संघर्ष देखने को ना मिले। किंतु भाई यहाँ पे ही वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि किंतु औरंगजेब इसको दबाने में सफल रहा। ये आप पढ़ लीजिएगा, 1685 में है। और ये और यहां तक आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो भाई दो नाम सुने, गोकुला नाम सुना, राजा राम नाम सुना। गोकुला पहले व्यक्ति थे भाई जिन्होंने यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, नाम याद रखिएगा। आरपीएससी प्रश्न पूछ लेती है, सबऑर्डिनेट बोर्ड भी ये प्रश्न पूछ लेता है। इसके अलावा सिंसिनी वाली बात भी याद रखिएगा। कहीं ना कहीं भाई देखिए अगर आप भरतपुर या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ के जितने भी राजा हैं वो खुद को भाई इसी गांव से रिलेट करते हैं, तो इसलिए भाई वो सिंसेनवार का टाइटल लगाते हैं। अगर आपको पता हो ठीक, ना पता है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। जमींदार राजा राम वाली बात जो है वो याद रखेंगे ना। औरंगजेब को इन्होंने दबा दिया, औरंगजेब ने यानी कि दोनों के दोनों जो संघर्ष थे वो दबा दिए। अब देखिए यहां तक स्थिति हमारे दिमाग के अंदर क्लियर है, हमें पता है कि औरंगजेब राजा है भाई, उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बनने का सपना देखता है। हालांकि वो सपना जो है भाई दुर्गादास राठौड़ और राणा राज सिंह जी धूमिल कर चुके हैं राजपुताने में। ऐसे में भाई उसके लिए सरदर्दी और चालू होती है। सरदर्दी कहां से चालू होती है, मथुरा में। और ऐसा नहीं है कि उसने स्वयं मतलब ये उस स्वतः स्फूर्त थी, है स्वतः स्फूर्त नहीं थी भाई। यहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई थी कि लोगों के पास, मैंने बताया ना कि ऑप्शन ही नहीं थे। यू हैव टू फाइट, आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि भाई हम थैंकफुल हैं भाई इन लोगों के कि कहीं ना कहीं भाई इन लोगों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी। जाट जो भी भाई लोग हुआ करते थे राजा नहीं थे, आप समझिएगा भाई, राजा नहीं थे, जमींदार थे सिर्फ।
आप मान के चलिए कि वो जमींदार यहाँ पर खड़े हो गए अपने राइट्स के लिए, उन भगवान को बचाने के लिए। भाई ये एक जबरदस्त वो था विद्रोह जो हमने यहाँ पे देखा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, गोकुला और राजा राम हमने पढ़ लिए। अब गोकुला और राजा राम के बाद देखिए, गोकुला और राजा राम के बाद जो अगले राजा बने, या कह लीजिए कि भाई जिसके हाथ में ये पूरी सत्ता आई, वो थे चूड़ामन। अब ये चूड़ामन देखिए, इंग्लिश देख के घबराइएगा नहीं, हिंदी लिख देता हूं मैं, है ना। चूड़ामन थे, चूड़ामन जो थे भाई उनके पास सत्ता आ गई। अब राजा राम की मृत्यु हुई, तो राजा राम की मृत्यु के बाद ये जो विद्रोह की कमान थी, कहीं ना कहीं भाई उनके भतीजे चूड़ामन के पास आई। भतीजे थे चूड़ामन किसके? अभी हमने जस्ट पढ़े हैं भाई राजा राम के, यानी राजा राम के भतीजे कौन है? चूड़ामन। ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा बच्चों, है ना। अच्छा, इसी दौरान ऐसा बताते हैं कि देखिए, चूड़ामन जो थे उनको राजा बनना है। और इसके अतिरिक्त भाई ऐसा भी बताया जाता है कि इधर आपके बदन सिंह जो थे उनको भी राजा बनना है। यानी कि अब हो ये रहा था, राजा इन द सेंस कि भाई जमींदार बनना है, और जमींदार बनने के लिए हो क्या रहा था कि भाई दोनों कोशिश कर रहे थे। देखिए भैया, यहाँ पर दोनों तरफ से कोशिश हो रही थी कि बदन सिंह जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि उनको राजा बनना है, किंतु भाई वो बन नहीं पा रहे थे। हालांकि चूड़ामन का दबदबा अधिक था, और मोहकम सिंह यानी कि चूड़ामन के जब पुत्र होंगे मोहकम सिंह, उनके और बदन सिंह के मध्य तो बिल्कुल फुल ऑन लड़ाई होगी, और उसमें बदन सिंह जी जीतेंगे, और उनके जीतने के बाद उन्होंने स्वतंत्र भरतपुर की रियासत की स्थापना करी। बट ये बात क्लियर थी कि कहीं ना कहीं बदन सिंह जो है पहले से भाई एम्बिशन रखते थे, या उनके दिमाग के अंदर ये बात थी कि मुझे राजा बनना है। फिलहाल चलिए भाई चूड़ामन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कहीं ना कहीं भाई चूड़ामन जो थे उन्होंने थून नाम की जगह है, वहां पे एक छोटा सा किला बनवा दिया था। अब देखिए, याद रखें ठीक ना याद रखें ठीक, इतना समझ लीजिएगा कि उन्होंने औरंगजेब के ही टाइम पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा किला, कह लीजिए गढ़ी बोलते हैं, आपको पता होगा, छोटा सा गढ़, तो वो बना लिया था थून के अंदर। किसने? चूड़ामन जो थे उन्होंने। यहाँ पे भाई लगातार विद्रोह हो रहा था। अच्छा, इसी दौरान क्या था भाई, देखिए अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, तो जयपुर के राजा बने हुए थे सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह वॉज वेरी पावरफुल किंग। तो जाहिर सी बात है, जब इनिशियली विद्रोह होना चालू होगा और चूड़ामन यहां पर शक्तिशाली होने चालू होंगे, तो जाहिर सी बात है भाई विद्रोह का दमन करने के लिए कौन आएगा? सवाई जयसिंह। यानी कि जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने विद्रोह के दमन की जिम्मेदारी किसको सौंपी? सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह भाई यहाँ पर दल बल के साथ आते हैं बच्चों, और सवाई जयसिंह यहाँ पर जैसे ही मतलब चूड़ामन के खिलाफ अटैक करने वाले थे, ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे संधि कर ली जाती है। बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से चूड़ामन क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं मुगल बादशाह के साथ, और ये जो दमन था अपना सवाई जयसिंह द्वारा, इसको बचा लेते हैं। यहाँ पे चूड़ामन जो थे उनकी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है भाई, वो कूटनीतिक विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, कि अगर ये सवाई जयसिंह जयपुर से टकराते तो भाई स्वाभाविक बात है सवाई जयसिंह को नहीं हरा सकते थे, असंभव था। इसलिए ऐसा बताते हैं कि इन्होंने भाई मुगलों के साथ संधि कर ली, और वो संधि जो थी वो हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं, बहुत थोड़े समय तक रहेगी, और यहां पर इन्होंने क्या किया, सवाई जयसिंह से होने वाले हमले को रोक दिया। अच्छा, इसी बीच क्या था देखिए, प्रॉब्लम और क्या थी। एक तो ना केवल ऐसा था कि भाई यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, विद्रोह किस रूप में हो रहा था ये भी थोड़ा समझिए। देखिए, विद्रोह का मतलब है कि यहाँ पे क्या था कि जब भी कभी आपको जाना है कहाँ, एक सेकंड मैं भी आपको बताऊं, जैसे वो भारत का नक्शा बना हुआ, अच्छा ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको कभी भी गुजरात जाना है, तो गुजरात जाने का रास्ता मैंने आपको बताया कि भाई दिल्ली जाने का रास्ता, भाई गुजरात से दिल्ली जाओगे तो कहीं ना कहीं भरतपुर और उसके आसपास से होकर जाओगे, स्वाभाविक है भाई यही रास्ता है। और अगर भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जाओगे, तो मैंने आपको बता चुकी है जाट बाहुल्य इलाका है, तो जाट बाहुल्य इलाका होने की वजह से भाई यहाँ पे लगातार इनके साथ लूटपाट होने लगी। यानी कि ये जो जाट कम्युनिटी के लोग थे, फाइनली इन्होंने जो भी सामान जाता उसे लूटना चालू कर दिया, सैनिकों को मारना चालू कर दिया, और एक तरीके का छापा मार जो है युद्ध पद्धति, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, और लगातार मुगलों को यहाँ पे हरेस किया जाने लगा। इस वजह से भी मुगलों को लगा कि यार ये समस्या थोड़ी नासूर ना बन जाए, इसलिए भी कहीं ना कहीं सवाई जयसिंह को बोला गया। तो यानी कि विद्रोह का स्वरूप भी आपको पता लग गया कि भाई लूटपाट होने लगी। वो मुगल जिनका औरंगजेब के बाद एक भयंकर रूप से पतन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर उनके लिए एक अंतिम समस्या जो है वो आप समझिए कि भरतपुर के जाट कर रहे थे, और यहाँ पर लगातार उनके खिलाफ लूटपाट छापामार पद्धति ये सारी चीजें अपनाई जा रही थी। तो ये हमें बात समझ आई कि भाई किस तरीके से चीजें जो थी वो थोड़ी बेकार हो चुकी थी मुगलों के लिए। तो उनके किले वाली बात याद आई भाई, चूड़ामन जो थे उन्होंने इस तरीके से किया, ये भी हम समझ गए, डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी सुनी। अच्छा चलिए भाई, यहाँ तक चीजें जो है वो ठीक ठाक रही। हालांकि देखिए भाई, अचानक से 1721 में इनको जहर दे दिया जाता है, और जहर देने के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु। हालांकि तब तक स्थिति भरतपुर की स्ट्रांग हो चुकी थी, पर तब भी मान के चलिए भरतपुर कोई एक रियासत नहीं हुआ करती थी, कोई रियासत नहीं थी भाई, अभी भी ये जमींदार ही है एक तरीके के। हालांकि
माफ कीजिएगा, किला बन चुका है, किंतु भाई बहुत बड़ा कोई सुदृढ़ यहाँ पर इतिहास जो है इनका नहीं था। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब होता है कि अगले जो राजा बनेंगे बच्चों, वो थे बदन सिंह। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूड़ामन जो थे उनके पुत्र पैदा होंगे जिनका नाम था मोहकम सिंह। अब जाहिर सी बात है, मोहकम सिंह जो थे उनको ये लगता था कि यार राजा जो है, यहाँ पे राजा कह लीजिए, जमींदार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यार मैं बनना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को सत्ता मिलनी चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए। और इधर बदन सिंह, मैंने आपको बताया कि उनके हमेशा से एम्बिशन थे, अर्थात उनको ये था कि यार मैं यहाँ पे राजा बनूं। इसके लिए भाई फाइनली बदन सिंह जो थे चूड़ामन की मृत्यु के बाद खुलकर आगे आ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है यार, अब बहुत हो गया, अब भरतपुर का जमींदार कह लीजिए, भरतपुर का राजा कह लीजिए, अब मुझे बनना है। ऐसे में दो व्यक्तियों के मध्य, यानी कि मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य बच्चों स्वाभाविक है लड़ाई होगी। ठीक है। अच्छा, संघर्ष होना चालू हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ, अब सुनिएगा भाई, ये संघर्ष जो है वो चालू होगा और ये संघर्ष लगातार चलेगा। किस किस के बीच में? मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में। हालांकि देखिए, भरतपुर में और भी बहुत सारे बड़े जबरदस्त योद्धा हुए हैं, जैसे खेमकरण सोगरिया वगैरह। कभी इनका नाम अगर आप सर्च करिएगा, इनका इतिहास में जबरदस्त बड़ा वो रहा है। हालांकि देखिए, वही है कि इतिहास के अंदर बहुत सारे शूरवीर खो के रह जाते हैं। खेमकरण सोगरिया वॉज वन ऑफ दोज। कभी आप भरतपुर से मथुरा जाइएगा तो रास्ते में आपको एक मूर्ति मिलेगी जिसमें एक व्यक्ति जो है शेर के साथ लड़ाई लड़ रहा है, वो खेमकरण सोगरिया है। हालांकि उनके बारे में देखिए, इतिहास में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा कितने ब्रेव और क्या बहादुर रहा करते थे। बट चलिए कोई ना। फिलहाल भाई अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। मोहकम सिंह बदन सिंह के मध्य लड़ाई चल रही है, इसी बीच जाटों ने समस्या कर रखी है मुगलों को। अब देखिए फाइनली होता ये है कि डिसाइड किया जाता है लगभग 1721 के अराउंड में, 1720-20 के अराउंड में मान के चलिए। यहाँ पे एक बार फिर से सवाई जयसिंह को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जयसिंह जी जाइए, आपके पास का मैटर है और यहाँ पर जाकर मैटर को शॉर्ट आउट करके आइए। सवाई जयसिंह यहाँ पर आए। सवाई जयसिंह ने देखा यार, भूकंप सिंह के टाइम पे, भाई जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना, चूड़ामन के टाइम पे भी सवाई जयसिंह आ रहे थे, किंतु चूड़ामन ने डिप्लोमेटिक तरीके से सवाई जयसिंह को रोक दिया था। तो जाहिर सी बात है, सवाई जयसिंह का सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, बदन सिंह की तरफ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सवाई जयसिंह ने इस उत्तराधिकार संघर्ष में बदन सिंह की तरफ लिया, साथ दिया। और बदन सिंह और सवाई जयसिंह जो थे, उनकी संयुक्त सेना ने मोहकम सिंह को खदेड़ दिया। थून के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और ऐसा बताते हैं कि मोहकम सिंह यहां से भाग गए और जोधपुर के राजा अभय सिंह जो थे भाई, उनकी शरण के अंदर चले गए। हालांकि वहां पे इन्होंने एक तरीके से भाई मदद लाने का प्रयास किया, किंतु ऐसा बताते हैं कि उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए और मदद इनको प्राप्त नहीं हो पाई, और इस तरीके से बदन सिंह उस युद्ध को जीत गए। अच्छा, बदन सिंह जब जीते तो बदन सिंह को यहां पर इन्होंने क्या किया? डीग की जागीर, डींग नहीं है, डीग की जागीर दे दी। इसके अलावा डीग की जागीर के अलावा इन्हें ब्रजराज की उपाधि दे दी। किसको ब्रजराज की उपाधि मिल गई? बदन सिंह को मिल गई। ठीक है, देखिए हम दो ब्रजराज, एक ब्रज निधि की उपाधि पढ़ते हैं, वो सवाई प्रताप सिंह है जयपुर वाले। ठीक है, वो सवाई प्रताप सिंह है जयपुर वाले, उनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग ब्रजराज की उपाधि पढ़ रहे हैं, वो बदन सिंह को मिली। ठीक है ना। हालांकि सवाई जयसिंह जो थे, इन्होंने स्वयं राजराजेश्वर की उपाधि ली थी, है ना। भाई प्लीज प्लीज याद रखिएगा, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने बताते हैं ऐसा राज राजेश्वर की इनको उपाधि दी थी, तो भाई थोड़ा पढ़ जाइएगा। सवाई जयसिंह वाली उपाधि याद रखिएगा, राज राजेश्वर वाली उपाधि। इसके अलावा भरतपुर में ही भाई जो भरतपुर के बदन सिंह जो थे, उन्होंने ब्रजराज की उपाधि दी। ब्रज निधि की उपाधि सवाई प्रताप सिंह की थी। इसके अच्छा, इसके अलावा बच्चों, इन्होंने डीग, वैर और भुसावर में भी किलों का निर्माण करवाया। अगर आप देखने जाओगे तो आपको किले मिल जाएंगे, हालांकि देखिए उतनी अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है, बट है। अच्छा, इसके अतिरिक्त भाई एक और बात कि सवाई जयसिंह जो थे, हाँ ये तो मतलब बदन सिंह जो थे, वो जिंदगी भर ऐसा बताते हैं कि इनके बड़े कृतज्ञ रहे। मतलब हमेशा से ऐसा था कि मतलब इनकी बड़ा एहसान माना है सवाई जयसिंह का उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं बदन सिंह को राजा बनाने में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दैट वाज सवाई जयसिंह। तो यहाँ से ये बात समझ लीजिएगा कि बदन, अच्छा, बदनपुरा का बास नाम की जगह भी है जयपुर में, अगर आपको ना पता हो तो। चलिए कोई ना। फिलहाल याद रखिएगा, बदन सिंह जो थे किसकी मदद से राजा बनते हैं? सवाई जयसिंह। किस किस के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है? मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है। फाइनली बदन सिंह जीतते हैं, ब्रजराज की उपाधि लेते हैं। इधर सवाई जयसिंह जो थे भाई, चूंकि उन्होंने राजा बनाया था तो राजा बनाने वाले थे, इसलिए राज राजेश्वर की उपाधि सवाई जयसिंह धारण करते हैं। इसकी डीग की जागीर मिलती है, डीग अब जिला बन गया। डीग, वैर और भसावर में भी इन्होंने किलों का निर्माण करवाया था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा जी, चलें आगे। चलिए भैया आगे चलते हैं।
है ना? अच्छा, इसके बाद देखिए भाई लोहागढ़ का किला। अब लोहागढ़ के किले से पहले एक व्यक्ति का नाम आप समझिए भाई, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, वो है महाराजा सूरजमल। देखिए सूरजमल भाई काफी ब्रेव योद्धा हुआ करते थे, बट वही है कि इतिहास ने शायद उनके साथ उतना सम्मान नहीं किया, या मुझे लगता है कि इतिहास में उनको वो स्थान प्राप्त नहीं है जो शायद मिलना चाहिए था। और इसके लिए मुझे लगता है कि भाई, है ना, स्वयं के लोगों का इग्नोरेंस भी है ना? लोगों को ही मतलब उससे मतलब नहीं है अपने इतिहास से, तो थोड़ा दिक्कत होती है। जब आप अपने इतिहास को भुला देते हो तो फिर प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है। भाई जब आप ही ध्यान नहीं दोगे तो फिर कोई दूसरा भला क्यों ध्यान देगा? खैर कोई ना, फिलहाल भाई ये समझिएगा, महाराजा सूरजमल जो थे कहीं ना कहीं इनके पिता थे बदन सिंह। यानी कि सूरजमल जो थे उन्होंने अपने पिता के टाइम में ही, ऐसा बताते हैं कि मदन सिंह जी को लास्ट में दिखना थोड़ा कम हो गया था, और फाइनली जो राजा सूरजमल थे इन्होंने इनके शासन संभाल लिया था। यानी कि जो भी डिसीजन वगैरह हुआ करते थे वो सूरजमल जो थे उनके कहने पर ही लिए जाते थे बच्चों, तो प्लीज थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, इसी बीच क्या था, ये जो भरतपुर का किला है ना, यहाँ पे क्या था, एक छोटी सी गढ़ी हुआ करती थी, गढ़ी। और ये गढ़ी जो थी, एक खेमा जाट करके एक व्यक्ति थे, उनकी थी। उनको भगा देते हैं सूरजमल, और उनको यहां से भगाने के बाद यहाँ पर फुल फ्लेजेड, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वो लोहागढ़ का किला है जिसका निर्माण करवाया था राजा सूरजमल ने 1733 के अराउंड में, है ना? 1733 में उन्होंने लोहागढ़ के इस किले का निर्माण करवाया। तो भाई ये देख लीजिए, लोहागढ़ का किला है ना? ये मिट्टी का, ये परकोटा मिट्टी का बना हुआ है, ये किला पत्थर का बना हुआ है ना। लोगों को ये दिक्कत होती है, लोग बोलते हैं मिट्टी का कौन सा किला है। भैया देखिए, मिट्टी का किला इन द सेंस इसका परकोटा मिट्टी का था, ये किला यहाँ पे पत्थर का बना हुआ है। अगर आप घूमने गए हो तो पता होगा। ये सामने जो है बच्चों, ये सुजान गंगा है। पहले के जमाने में कहीं ना कहीं भाई पीने के पानी की एक बड़ा सोर्स हुआ करता था, बट कालांतर में ऐसा था कि भाई अब तो खैर बहुत ज्यादा पानी खराब हो गया है सुजान गंगा का। अब तो मतलब क्या ही बोलूंगा ना, बहुत बहुत ज्यादा। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है इसको साफ करने की, बट स्टिल। अच्छा, ये जो पुल देख रहे हो आप, ये पहले पुल नहीं हुआ करता था। अब तो ये तो बहुत बाद में पुल बना है, किंतु पहले पुल नहीं था। पहले अस्थाई पुल हुआ करता था। और मान के चलिए भाई, ये स्थल दुर्ग है, यानी कि जमीन के ऊपर बना हुआ है, पानी के पारिख है, यानी कि चारों तरफ खाई है, तो पारिख दुर्ग की श्रेणी के अंदर भी आता है। तो थोड़ा ये बात याद रखिएगा। ये सुजान गंगा के अंदर पहले बताते कि जंगली जानवर हुआ करते थे, अब तो खैर नहीं है। और इसके अलावा जब भी कभी हमला वगैरह होता था तो इसको उठा दिया करते थे, और जिससे किला सुरक्षित हो जाता था। और इसका आउटर जो परकोटा है उसके अंदर ऐसा बताते हैं वो मिट्टी का बना हुआ था, तो वहां पे दिक्कत आती थी भाई लोगों को। और ये जो सुजान गंगा का पानी है ना बच्चों, इसको और रेगुलेट कर लिया करते थे, रेगुलेट इन द सेंस कि कम ज्यादा कर लिया करते थे युद्ध की स्थिति में। ये सब मिलिट्री जीनियस किसी एक व्यक्ति के दिमाग का था। तो भाई वो प्लीज याद रखिएगा, वो थे राजा सूरजमल। अच्छा, एक और बात, कभी आप ये भरतपुर का फोर्ट जो है उसको विजिट करने के लिए जाओगे ना, तो इसके अलावा आप भरतपुर के फोर्ट के सामने ना एक भगवान उनका मंदिर है, गणेश जी का, है ना? जो शायद आपको पता हो या नहीं है, गणेश जी का है या हनुमान जी का मंदिर है, अब थोड़ा मेरे दिमाग से उतर रहा है, शायद हनुमान जी का मंदिर है। प्राचीन गणेश मंदिर है, सॉरी माफ कीजिएगा, गणेश मंदिर है। अच्छा, उस गणेश मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सामान्य तौर पर एक मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा होती है, इस गणेश मंदिर में भगवान की दो प्रतिमा है। एक ही भगवान की दो प्रतिमा। अब ये अपने आप में बड़ा कौतूहल का विषय है। देखिए ऐसा था कि जब ये मंदिर निर्माण हो रहा था, तो भगवान ये जो थे सूरजमल जो थे महाराजा, उन्होंने भाई यहाँ पे भगवान गणेश के मंदिर का निर्माण करने के लिए पूरी वो तैयार करवा ली। इसी दौरान भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई मूर्ति वगैरह जो है तोड़ी ओड़ी जा रही थी, या कहीं पे मूर्ति जो है कहीं पे मिली होंगी। तो मूर्ति मिली भगवान गणेश की, एक मूर्ति ऑलरेडी सूरजमल ऑर्डर कर चुके थे, वो आ गई। दूसरी मूर्ति कहीं ना कहीं से और से आ गई, तो भाई ये गणेश जी का मंदिर जो है यहाँ पे निर्माण करवाया गया, इसके अंदर एक ही भगवान की दो मूर्ति देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये जो किला है, इसके इधर सामने ही आपको गंगा मंदिर मिल जाएगा, है ना? पर वो किला परिसर का हिस्सा नहीं है। होता यह है कि जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई वो किला परिसर का ही वो हिस्सा है। देखिए भाई प्लीज याद कर लीजिएगा, किला परिसर का हिस्सा नहीं है, मंदिर है। और वो किला परिसर से थोड़ा सा दूरी पर है। हालांकि किले के अंदर जो महल है वहां से दिख जाता है वो गंगा मंदिर, बट थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा चलिए भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये थोड़ा देखिए, फोटो वोटो देखकर आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ आ जाती हैं, तो भाई थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और ये वो दरवाजा नहीं है भाई जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा हो, सर ये क्या वही दरवाजा चित्तौड़गढ़ का अष्ट धातु वाला? नहीं। देखिए दिल्ली दरवाजा जो है, इसका पीछे वाला जो गेट है वो है दिल्ली दरवाजा। और वहां पे वो अष्ट धातु के दरवाजे हैं जो कभी चित्तौड़ के किले के अंदर लगे हुए थे, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ले गया था। अब हालांकि वो जब भरतपुर के राजा थे, मैं अभी आपको बताऊंगा, वो इसको ले आए थे उतार के दरवाजों को, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए कोई ना, याद रहे ठीक
ठीक ना याद रहे ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, कुछ एक फैक्ट। 1733 में भरतपुर के अंदर लोहागढ़ का किला जो है वो बना। किसने बनवाया? सूरजमल जो थे उन्होंने बनवाया। किस तरीके का दुर्ग है ये भाई स्थल दुर्ग है, यानी कि जमीन के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा पारिख दुर्ग है, यानी कि खाई है भाई इसके चारों तरफ, स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हो। मिट्टी का बना हुआ किला है, मैंने बताया चूंकि मिट्टी का परकोटा बना हुआ है इसलिए मिट्टी का दुर्ग भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा अविजित रहा। अविजित तो खैर क्या है, अब देखिए लोक जनश्रुति के अंदर ज्यादा है, हालांकि अंग्रेज बाद में इसे जीत लेते हैं वो एक अलग बात है। बट फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि भाई इसको लोहागढ़ का दुर्ग भी बोला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पास में गंगा मंदिर है, हालांकि वो किला परिसर का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको एक गणेश जी की कहानी और सुनाई। अब चलिए वो कहानी याद रखें ना याद रखें, बट ये गंगा मंदिर वाली बात याद रखिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कहीं ना कहीं ये स्वयं को लक्ष्मण का भी वंशज मानते हैं, इसलिए भरतपुर के अंदर आपको लक्ष्मण मंदिर मिल जाएगा। प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, अब एक पुराना लक्ष्मण मंदिर और है दाल बाजार के अंदर, खैर वो देखा हो तो ठीक, ना देखा हो तो स्टिल इट्स ओके। अब राजा सूरजमल के ऊपर चलते हैं, राजा सूरजमल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा भाई इन्होंने डीग के जल महल भी बनवाए थे। ये जो आप देख रहे हैं भाई ये डीग के जल महल है, बहुत सुंदर है। अगर आप कभी देखने के लिए जाओ तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत बहुत अच्छे रंगीन। अच्छा, एक और बात देखिए, पहले ब्रज महोत्सव होता है फरवरी में, शायद अभी ब्रज महोत्सव होने वाला है या हो गया, मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, इतना मुझे याद है शायद होली के आसपास होता है ब्रज महोत्सव। तो ब्रज महोत्सव में क्या है कि भाई यहाँ पे रंगीन फव्वारे चलाए जाते हैं, तो रंगीन फव्वारों के लिए बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। और अच्छा, एक और आश्चर्य की बात देखिएगा कि इसमें जो फव्वारे चलाए जाते हैं एक्चुअल में उनके लिए किसी भी मशीनरी और उसका प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत जबरदस्त एक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है भाई यहाँ पे फव्वारे चलाने के लिए। बहुत फव्वारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे फव्वारे हैं। कभी मौका मिले देख के आने का तो भाई देख के आइएगा, फव्वारों की सुंदरता देखिएगा और रंगीन फव्वारे किस तरीके से चलाए जाते हैं, किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल पहले किया जाता था, वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त कला है। कभी मौका मिले तो देख के आइएगा ना, डी के जल महलों के बारे में देखेंगे, आपको मजा आएगा भाई इनको देख के, बहुत सुंदर है। चलिए, अब सूरजमल जो थे भाई उनके ऊपर आते हैं। कब से कब तक शासन था भाई इनका याद कर लीजिएगा, 1755 से 1763 के अराउंड शासन था। यानी कि इतना देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक राजा नहीं रह पाए थे। सूरजमल को प्लेटो अथवा जाटों का अफलातून भी कहा जाता है भाई, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे ना, ऐसा बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को, हम बोल देते हैं कि भाई वो कोई व्यक्ति जो है वो ऑलराउंडर था, तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑलराउंडर थे। यानी कि बहुत जबरदस्त योद्धा हुआ करते थे, बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, बड़े अच्छे नीति शास्त्री थे। तो कहीं ना कहीं एक सारी बहुआयामी प्रतिभा के धनी एक व्यक्ति हुआ करते थे राजा सूरजमल। और देखिए भाई हम सब तो भाई थैंकफुल है, क्योंकि भाई मैं भी भरतपुर से आता हूँ, तो मैं भाई थैंकफुल हूँ कि इन्होंने इस शहर का निर्माण करवाया। वो जो किला जो है भाई वो बनाकर उसकी एक सौगात दी, हालांकि भाई हम लोगों ने शायद उसको उतने अच्छे से संजो के नहीं रखा है अपनी राष्ट्रीय धरोहर को। बट मैं ये मतलब उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में शायद भैया हम उस राष्ट्रीय धरोहर की उतनी कीमत करेंगे। इसके अलावा डीग में जल महलों का निर्माण करवाया, डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। अच्छा देखिए भाई, वो तो सारी बातें ठीक है, इनके बारे में कुछ एक चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो देखिए, सूरजमल जब राजा बनते हैं और जब राजा नहीं युवराज भी थे, तब आपको अगर याद हो तो जयपुर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था। एक तरफ ईश्वरी सिंह थे और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो माधो सिंह थे। ईश्वरी सिंह जो थे भाई वो किसके कैंडिडेट थे? वो सवाई जयसिंह के कैंडिडेट थे। और आपको अच्छे से पता है कि बदन सिंह जो थे उनके ईश्वरी सिंह के साथ रिलेशन, माफ कीजिएगा, सवाई जयसिंह के साथ रिलेशन अच्छे थे। और सवाई जयसिंह का कैंडिडेट कौन? ईश्वरी सिंह थे। तो ऑब्वियसली सूरजमल जो थे उन्होंने किसकी मदद करी इन उत्तराधिकारी संघर्षों में? ईश्वरी सिंह की मदद करी। तो प्लीज मेरे कहने से ये बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जो जयपुर के जो युद्ध हो रहे थे उनमें माधो सिंह के अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति लड़ने के लिए गया था तो वो थे भैया सूरजमल। मतलब ईश्वरी सिंह तो खैर बहुत जबरदस्त योद्धा थे, हालांकि उन्होंने ऐसा बताते हैं कि मराठों के चक्कर में सुसाइड कर लिया था, वो एक अलग बात है। बट तब भी आप इतना मान के चलिए भाई इस व्यक्ति की ब्रेवरी में कोई कमी नहीं थी, और इसको सपोर्ट भी कर रहे थे तो भाई भरतपुर के राजा सूरजमल। ठीक है, तो ये बात थोड़ी याद रखिएगा, हालांकि तब युवराज हुआ करते थे, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए। देखिए ऐसा बताते हैं कि 1754 में
है ना, जब युवराज ही थे, बिल्कुल राजा बनने वाले थे, उसी दौरान मराठों ने आक्रमण किया था भरतपुर के ऊपर। तो उस मराठा आक्रमण जो था भाई, उस मराठों के आक्रमण को भी विफल कर दिया था राजा सूरजमल ने। आप याद रखें तो ठीक, मल्हार राव होलकर ने हमला किया था, तो मल्हार राव होलकर को यहाँ पे भगा दिया जाता है राजा सूरजमल द्वारा। अगर आप याद रख सकें ये फैक्ट तो भाई थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि आरपीएससी आजकल ऐसे बहके बहके फैक्ट पूछ लेती है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हमने एक काम पढ़ा कि भाई जब ये युवराज हुआ करते थे तो उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेते हैं। इसके अलावा बनने के बाद, अच्छा इसके अलावा राजा बनने ही वाले थे उससे पहले मराठों के संघर्ष में भी इन्होंने इनकी बड़ी जबरदस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मल्हार राव होलकर को यहाँ से भगा दिया था। अच्छा, इसके अलावा इनके टाइम पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, दैट टू 1761 में। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और उस पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर एक व्यक्ति जो है भाई, जिसकी भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, जिसके बारे में इतिहासकार अक्सर डिबेट करते रहते हैं, वो है महाराजा सूरजमल। अब बात आती है कि महाराजा सूरजमल की एक्चुअल में भूमिका थी क्या, और एक्चुअल में वो क्या कर सकते थे या क्या हुआ था ग्राउंड पे, वो सुनिए। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो एक्चुअल में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था भाई? एक तरफ थे मराठे, और मराठों के अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति था तो वो था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? अफगान था भाई अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, समझ गए हम। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी। पहली बात तो ये कि अहमद शाह अब्दाली आपके दिमाग के अंदर है, सर अहमद शाह अब्दाली को पड़ा क्या? अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आक्रमण करने के लिए क्यों आए? देखिए हुआ ये था कि नादिर शाह ने पहले आक्रमण किया था। नादिर शाह ने आक्रमण किया तो नादिर शाह ने यहाँ से बहुत कुछ लूटा पाटा, बहुत पैसा मिला नादिर शाह को, 40 के अराउंड में आक्रमण किया। तो उस हिसाब से नादिर शाह को बहुत सारा पैसा मिला, तो जाहिर सी बात है भाई, नादिर शाह का ही वंशज था अहमद शाह अब्दाली, तो उसे लगा यार दद्दा करके गए हैं कांड, तो भाई हम कैसे पीछे हट सकते हैं। तो उसने भी बिल्कुल अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के ऊपर आक्रमण किया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए जो दिल्ली है उसके ऊपर शासन किसका है? मुगलों का। और मुगलों की स्थिति हद हद से ज्यादा खराब, मतलब भयंकर रूप से खराब थी। मुगलों के ऐसा बताते हैं कि आलम से पालम तक सत्ता चलती थी, हार्डली 1-2 किलोमीटर के अंदर ही उनका सब कुछ सिमट जाया करता था। अब ऐसी स्थिति में आप ये सोचने का प्रयास करिए कि भाई उनके पास रियल में पावर थी ही नहीं, और उस सब के बावजूद भी लगातार उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। अब भाई लगातार आक्रमण हो रहे हैं तो बेचारे करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या? खैर, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने के लिए आएगा तो दिल्ली को डिफेंड, अब तो दिल्ली को तो बस का है नहीं खुद को डिफेंड करने का। एक्चुअल में दिल्ली को जो उस वक्त अपने इशारों पे नचा रहे थे वो थे मराठे। और अटक से कटक तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसने अपनी सत्ता का परचम इनडायरेक्टली लहरा रखा था वो थे मराठे। मराठों को अगर कोई चैलेंज कर सकता था तो भाई मुझे लगता है कि राजपूतानी के ही राजा थे, और समय समय पर राजपूतानी के राजाओं ने यही चैलेंज किया था। बाकी तो फिर भाई और कोई ऐसा था नहीं इस हिंदुस्तान की भूमि पर जो इनको चैलेंज कर सके। खैर, अहमद शाह अब्दाली आता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होने वाला था। तो फाइनली डिसाइड होता है कि भाई मराठे जो है लड़ने के लिए जाएंगे। मराठे जब लड़ने के लिए जा रहे थे, तो चलिए भाई मैं थोड़ा मैप से समझाऊं आपको ये बात। होता ये है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई थी अब वो थोड़ा समझिए। मराठे कहाँ के हैं भाई? महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र के। अब मराठे लड़ने के लिए कहाँ आ गए हैं भाई? पानीपत के अंदर आ गए हैं। अच्छा, मराठों ने इतना लंबा रास्ता तय क्यों किया? मराठे भाई ये थोड़ा इसको आने देते कि मराठे कोशिश ये कर रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली को बिल्कुल भारत की उत्तरी सीमा पर ही रोक दिया जाए। यानी कि जितना वो एडवांस होगा उतनी समस्या होगी, जितना पहले उसको रोका जाए जीवन में उतना ज्यादा बेटर है। जीवन नहीं मतलब रियल में। तो कहीं ना कहीं भाई उसको पहले ही रोकने के लिए मराठे आते। अच्छा, मराठों का इस वक्त कमांडर था सदाशिव राव भाऊ। अच्छा, सदाशिव राव भाऊ जो थे भाई, ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव। उनके बारे में ये बात तो भाई मैं मानूंगा ही नहीं, कभी कोई ये मेरे से बोले कि नहीं भाई सदाशिव राव भाऊ जो थे वो ब्रेव नहीं थे। बहुत जबरदस्त योद्धा थे। इवन ये ऐसे योद्धा थे जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे, तो जाहिर सी बात है भाई वो तो जबरदस्त थे ही। अच्छा, इनका एक वो और हुआ करता था इब्राहिम खान गर्दी करके, एक इनका गनर था, अर्थात एक तोपची हुआ करता था, उसको भी लेकर आए थे इब्राहिम खान गर्दी को ही साथ में। खैर, देखिए भाई सदाशिव राव भाऊ अपनी सेना लेकर जा रहे थे। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि जब ये भरतपुर की सीमा से होकर गुजरे तो इनकी मीटिंग हुई, किसके साथ? राजा सूरजमल के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। कैसे? मराठे जो थे उनको लगा कि राजा सूरजमल जो है वो आगरा का किला चाह रहे हैं, और आगरा के किला की ये मतलब एक तरीके से उनको सत्ता चाहिए, इसलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। और राजा सूरजमल जो थे उन्हें लगा यार ये लोग किस डूम्ड उसमें आ रहे हैं
कि इनके साथ 25,000 सैनिक हैं, 25,000 आम जनता है, तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो या मजाक कर रहे हो। और मराठे हमेशा इसी तरीके से युद्ध करते थे। मराठों के साथ मराठे तो जाएंगे, लोग तो जाएंगे, साथ में आम जनता भी जाती थी। तो कहीं ना कहीं सूरजमल जो थे उनके अपने वो थे भाई, इस चीज को लेकर विचार थे। सदाशिवराव भाऊ के अपने विचार अलग थे। देखिए सूरजमल भी जबरदस्त योद्धा थे, सदाशिवराव भाऊ भी जबरदस्त योद्धा थे। मुझे लगता है देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, किंतु शायद ये उस वक्त का दुर्भाग्य था कि दो सबसे बड़ी ताकतें जो थी भाई वो आपस में, उनके बीच में उतनी सामंजस्य की स्थिति नहीं देखी गई। और इस वजह से कहीं ना कहीं सदाशिवराव भाऊ ऐसा बताते हैं सूरजमल जो थे उनसे नाराज हो गए। और सूरजमल को शायद मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे नाराजगी भुला करके मदद करनी चाहिए थी सदाशिवराव भाऊ की। खैर राजा सूरजमल जो थे उन्होंने आगे भी मराठों की मदद करी। मुझे लगता है कि मराठे कहीं ना कहीं सूरजमल जो थे उनके कृतज्ञ हो रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि भैया ये सूरजमल जो थे उन्हीं का प्रताप था कि उन्होंने उन मराठों को जो यहाँ से भाग रहे थे इस युद्ध के बाद, उनको अहमद शाह अब्दाली के विल के अगेंस्ट में जाकर शरण दी थी। आप सोचिए कितनी जबरदस्त योद्धा रहा होगा ये व्यक्ति, जिसका नाम इतिहास से गायब है। दुर्भाग्य तो हमारा ये है कि कोई जानता तक नहीं है। और क्योंकि हम लोग कभी कोशिश भी नहीं करते हैं ना, इक्का दुक्का बार कभी नाम ले लिया। और दुख की बात यह, मैं भरतपुर से आता हूँ, लोग खुद नहीं जानते इनका इतिहास। चलिए कोई ना, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, आप तो जान लीजिएगा। राजा सूरजमल जो थे, अच्छा यहाँ पे लड़ाई होती है मराठे वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध के दौरान प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे सदाशिवराव भाऊ जो थे उनकी पूरी जितनी भी सप्लाई लाइन थी उसको कट कर दिया जाता है। गलती से ये यमुना नदी को क्रॉस करके यमुना के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में चले गए थे, और साउथ में आ गया था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट मिल जाता है रोहिल्लास का। रोहिल्ला जो थे भाई वो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली को रसद या हथियार किसी की भी समस्या नहीं रहती। इधर भाई यहाँ पे फंस गए बुरी तरीके से मराठे। मराठों के पास कोई वो था नहीं, रिसोर्स थे नहीं, खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो गई थी, हैजा फैल गया था कैंप्स के अंदर। और बावजूद इसके भाई मैं ये मानता हूँ सदाशिवराव भाऊ के उस करेज को कि वो व्यक्ति लड़ने के लिए खड़े हो गए। सदाशिवराव भाऊ यहाँ पर लड़ते हैं और क्या दिलेरी से लड़ते हैं। ऐसा बताते हैं कि शुरुआती दौर में जब इब्राहिम खान गर्दी की तोपें गरजी और सदाशिवराव भाऊ की तलवार चली थी, वो तो तब जब सैनिक नहीं थे और सारे सैनिक बीमार थे। और उस सबके बावजूद भी अहमद शाह अब्दाली को लगभग हरा दिया था सदाशिवराव भाऊ ने। हालांकि देखिए नियति को कुछ और मंजूर था, चूंकि सैनिक नहीं थे और जो भी थे वो बीमार हो चुके थे। अंत वही हुआ जैसा कि था, सदाशिवराव वीर गति को प्राप्त होते हैं, इब्राहिम खान गर्दी भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली जीतता तो है, बट जो उसने उम्मीद करी थी वो उसको प्राप्त नहीं होता। और फाइनली अहमद शाह अब्दाली कुछ अरसे बाद यहां से लौट जाएगा। अब देखिए पिक्चर के अंदर एक बार फिर से राजा सूरजमल आते हैं। मराठे जो बेचारे यहाँ पे बड़े लुटे पिटे थे, जो उन्होंने उम्मीद की थी उसके विपरीत यहाँ पर इनको रिजल्ट मिला। यहाँ पे जब ये वापस जा रहे थे तब ऐसा बताते हैं राजा सूरजमल और इनकी वाइफ हुआ करती थी रानी किशोरी देवी। भरतपुर में अगर आप भरतपुर का किला देखने के लिए जाओगे तो आपको किशोरी देवी महल मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि राजा सूरजमल जो थे उन्होंने और उनकी वाइफ जो थी किशोरी देवी, उन्होंने बहुत सारे मराठों को यहाँ पे शरण दी थी। आप सोचिए उस व्यक्ति को, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का दिल कितना बड़ा होगा। एक तरफ तो भाई आप लोग उस व्यक्ति को कंप्लीटली इग्नोर करके चले गए सत्ता के मद के अंदर, और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति ने आप लोगों की जान बचाई थी। तो मुझे लगता है कि भाई वो सूरजमल जो थे उनका प्रताप था कि उन्होंने जाते हुए मराठों को यहाँ पे शरण दी थी। उम्मीद करता हूँ ये पानीपत वाले जो पूरा किस्सा है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा भाई, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। अच्छा इसके अलावा 1763 में यानी कि इस युद्ध के 2 साल बाद, है ना, नजीब खान करके एक व्यक्ति हुआ करता था भाई, नजीब खान रोहिल्ला, उससे लड़ाई लड़ते हैं भाई। और उससे लड़ाई लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर थोड़े लंबे समय तक रहते तो शायद भरतपुर की सूरत ही बदल देते। बट वही है कि नियति को जो मंजूर था वो यही था कि 1763 में नजीब खान से लड़ते हुए भाई वीर गति को प्राप्त होते हैं और धोखे से मारा जाता है। सीधे आगे आके नहीं मारते। ऐसा बताते हैं बहुत लंबी चौड़ी काया हुआ करती थी राजा सूरजमल की, और इनकी हत्या ऐसे करी जाती है कि ये वापस जा रहे थे, शायद हिंडन नदी के किनारे की घटना है ये। और ये रात के अंधेरे में वापस जा रहे थे और इनके अंधेरे में इनके ऊपर हमला किया गया था, और अंधेरे में भाई इनकी हत्या कर दी गई। और नजीब खान को जब बताया ना कि सूरजमल की हत्या कर दी है, तो नजीब खान ने पहले मानने से इनकार कर दिया कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, उस व्यक्ति को मारा ही नहीं जा सकता। हालांकि बाद में जब उनकी डेड बॉडी मिली तब जाकर कहीं उस व्यक्ति ने माना, और इस तरीके से राजा सूरजमल जो थे एक बड़े प्रतापी राजा का बड़ा दुखद अंत हमें देखने को मिला। चलिए वापस चले स्लाइड के ऊपर।
अच्छा, ये तो चलिए भाई उनका पूरा मैंने मिलिट्री करियर जो भी था वो पढ़ाया। इसके अलावा देखिए भरतपुर के अंदर प्रशासनिक सुधार अगर किसी व्यक्ति ने करवाए थे तो वो भी राजा सूरजमल थे। जैसे मैं बोला ना ऑलराउंडर थे, तो प्रशासनिक सुधार करवाए थे। देखिए पहले क्या होता था कि जो भी बड़ी-बड़ी की पोस्ट हुआ करती थी, जाति विशेष को कह लीजिए या अपने भाई-बंधुओं को कह लीजिए, उन्हीं को दी जाती थी। किंतु राजा सूरजमल जो थे, उन्होंने भरतपुर में इसका बदलाव किया और उन्होंने बोला कि नहीं भाई जो योग्य होगा उसको मिलेगा। तो इसलिए कहीं न कहीं उन्होंने भरतपुर के अंदर प्रशासनिक सुधार करवाए और योग्यता आधारित नौकरशाही का गठन किया। देखिए ये बड़ी बात है। आज जो आप देखते हो कहीं ना कहीं भाई वो योग्यता आधारित ही है, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा एलिजिबल होगा उसको उतनी ही अधिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो भरतपुर में पहले हो गया था। आप सोचो कितना दूरदर्शी वो व्यक्ति रहा होगा, वो कितना जबरदस्त वो मनीषी था। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर में कृषि सुधार करवाए थे भाई उन्होंने, बहुत सारे कृषि सुधार करवाए एग्रीकल्चर को लेकर। जमीनों के माप लेना, जमीनों के कर निर्धारण करवाना, सब कुछ इस व्यक्ति ने ही किया। इसके अलावा ऐसा बताते हैं कि इनके समय में भरतपुर राज्य की सीमा सॉरी आय जो थी वो 1.75 करोड़ हो गई थी वार्षिक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भरतपुर बहुत छोटा राज्य था भाई, बहुत छोटी रियासत थी। और बावजूद इसके उनका सीमाओं का विस्तार अगर किसी व्यक्ति ने कर दिया था तो वो कहीं ना कहीं राजा सूरजमल थे। तो चलिए भाई एक बार फिर से मैं इस महान मनीषी के बारे में बताऊं। सूरजमल को जाटों का प्लेटू या अफलातून कहते हैं। डीग के जल महल हो गए, भरतपुर के महल लोहागढ़ दुर्ग हो गया, उसका निर्माण कार्य अगर कोई व्यक्ति करा रहे थे तो राजा सूरजमल थे। भरतपुर में प्रशासनिक सुधार करवाई, योग्यता आधारित नौकरशाही का गठन किया, कृषि सुधार करवाए, 1.75 करोड़ वार्षिक आय हो गई थी। मैंने बताया कि कैसे इन्होंने ईश्वरी सिंह और माधो सिंह वाला किस्सा समझाया, कैसे 1754 में इन्होंने मराठे बलराव होलकर को हराया। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली वाली घटना भी हमने अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करी कि कैसे पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर इन्होंने बड़ी जबरदस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर सदाशिवराव भाऊ बहुत ज्यादा एडमेंट ना होते, सूरजमल की बात मान लेते और उन्हें साथ में अगर युद्ध में लेकर जाते, तो शायद युद्ध का परिणाम जो है कुछ और होता। बावजूद इसके भाई इस व्यक्ति ने इतनी दरिया दिली दिखाई जो मुझे लगता है कि इतिहास में अपने आप में एक अनुकरणीय बात है। और देखिए ये बात आपको सिर्फ राजपुताने में ही मिलेगी, या राजपुताना कह लीजिए या हमारी सनातन संस्कृति कह लीजिए, कि हम लोग शरणागत की रक्षा के लिए किसी भी लेंथ तक चले गए। आप उन हटी हमीर को पहचानते हो कि कैसे उस हटी हमीर ने मंगोल मोहम्मद शाह के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपने राजा शिवी की कहानी पढ़ी है, आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी है, आपने पृथ्वीराज चौहान के वो सेनापति सुने हैं जिन्होंने अपने शरीर की बोटी बोटी काट कर फेंक दी थी सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए। कुछ वही एग्जाम्पल एक बार फिर से इतिहास भरतपुर के अंदर दोहराता है। और सूरजमल बावजूद इसके कि अहमद शाह अब्दाली उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली राजा है और शायद वो उसका सामना नहीं कर पाते, बावजूद इसके वो मराठों को यहाँ पे शरण देते हैं। अच्छा, ये सारी जो इनके बारे में कहानी है भाई, ये सुजान संवत विलास करके एक पुस्तक है, उसके अंदर मिल जाएगी। आप कभी पढ़ना चाहें भाई इनके बारे में, अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो तो भाई वहां से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे चलें, सूरजमल जो है भाई उनके आगे चलते हैं। उनके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने सुजान समंत विलास वाली बात भी बताई, ये भी मैंने आपको बता दिया। इनके बाद भाई जो अगले राजा बने, कहीं ना कहीं वो राजा बनते हैं जवाहर सिंह, है ना। एक सेकंड भाई, इंग्लिश में ही है क्या ये? हाँ चलिए, जवाहर सिंह के बारे में जानते हैं, है ना। जवाहर सिंह के बारे में क्या था, देखिए जवाहर सिंह जो थे वो 64 से लेकर 88 तक राजा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं भाई इनकी मृत्यु उपरांत राजा बनते हैं। सूरजमल इनके पिता थे, उनकी मृत्यु उपरांत ये राजा बने। जवाहर सिंह ने भाई ऐसा बताते हैं कि विदेशी सेना बनवाई थी। और ये जवाहर सिंह जो है ना, इनके जीवन में एक सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने क्या किया बच्चों, देखिए उस वक्त तक क्या था कि मुगल साम्राज्य जो है बिल्कुल पतन हो चुका था, लगभग बिल्कुल खत्म। मुगल साम्राज्य है ना, ये मान के चलिए वो तो बस ऐसे ही खड़े हुए थे। आपको अगर ये थोड़ा भी क्रोनोलॉजी का अंदाजा हो तो आप ये भी जान गए होंगे प्लासी बक्सर के युद्ध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मुगलों की तो नहीं चल रही है। ऐसे में जवाहर सिंह जी वो ढलते हुए जो मुगल ताकत थी उसके ऊपर हमला करते हैं। उनसे धन तो खैर क्या ही मिला होगा, मुझे लगता है धन तो खैर क्या मिला, बट हाँ वो उनके पास मुगलों के किले के ऊपर ऐसा बताते हैं कि वो दरवाजे लगे हुए थे जो कभी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से लूट कर लाया था, वो दरवाजे लेकर आ गए थे। और दरवाजे लाकर इन्होंने भरतपुर में, जो भरतपुर का किला जो मैंने अभी फोटो दिखाया था उसका पीछे वाला जो गेट है वहां पे लगे हुए हैं वो आज भी। और इसी जीत की याद में इन्होंने एक बुर्ज बनवाया है भरतपुर के अंदर, जो कि किले के अंदर मिल जाएगा, जिसको जवाहर बुर्ज बोलते हैं। अच्छा, इस जवाहर बुर्ज के अंदर आपको जितने भी राजा हैं भाई उनके नाम खुदे हुए मिल जाएंगे। और एक आश्चर्य की बात है कि लोहे का वो है बना हुआ खंबा, जिसके ऊपर आज तक जितने भी राजा हुए हैं भरतपुर के वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जवाहर बुर्ज बहुत ऊंचाई पे है किले में, वहां से लगभग पूरा भरतपुर आज भी दिखता है, आज भी दिख जाएगा आपको, है ना, जाकर देख के आइएगा।
तो चलिए भाई, जवाहर सिंह जो थे उनके बारे में बस इतना ही है, और तो कुछ याद करने योग्य है नहीं। हालांकि इसके बाद बहुत सारे और भी राजा बने। जवाहर सिंह के बाद केसरी सिंह राजा बने, रतन सिंह राजा बनते हैं पहले, रतन सिंह के बाद केसरी सिंह राजा बनते हैं। रतन सिंह केसरी सिंह, अब याद रखें ठीक ना याद रखें ठीक, कोई हमें बही बाट बनना नहीं है, इसलिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ना याद रखेंगे चलेगा। केसरी सिंह के जीवन काल में क्या हुआ, किशोरी देवी जो थी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो छोड़िए। भाई देखिए, इंपॉर्टेंट आते हैं रणजीत सिंह जी। अब रणजीत सिंह जी इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानिए। देखिए अब क्या है भाई, अब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि भारत के ऊपर एक नई पावर आ चुकी है, वो है अंग्रेज। और आपको अच्छे से पता है कि अंग्रेजों के साथ संधि अगर कोई व्यक्ति कर रहे थे तो भैया वो अपने राजा थे। इसीलिए भाई महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो संधि भी कर लेते हैं। अगर अंग्रेजों के साथ राजपुताने में सबसे पहली संधि अगर किसी व्यक्ति ने करी थी तो वो रणजीत सिंह ने ही करी थी। अब ये आपको लगेगा सर आप एक तरफ तो ये कह रहे हो संधि कर ली, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि कहीं ना कहीं रणजीत सिंह और जोधपुर वाले मान सिंह, ये दो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने खुल के अंग्रेजों का विरोध किया। भाई देखिए वही सुनिए, और जो लोहागढ़ वाली कहानी है वो कहीं ना कहीं रणजीत सिंह के ही टाइम की है। हुआ ये था 1803 में जब पहला दौर संधियों का चला, तो पहला जो राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि करी वो थे भरतपुर के राजा रणजीत सिंह जी। इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। बट वही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, शरणागत वाली बात बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा बच्चों। ये वो समय काल था 1803 से 1805, या ये वो समय हुआ करता था जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, यानी कि आंगल मराठा युद्ध चल रहा था इसी दौरान। और चूंकि दूसरा आंगल मराठा युद्ध चल रहा था तो ऐसे में हुआ ये कि बताते हैं बहुत सारे मतलब जो भी बेचारे भाई लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं भाई भागकर यहाँ पर आ गए थे। अब भागकर कहाँ आए, मराठा नेता हुआ करता था होलकर, वो आ गया था, वो भरतपुर आ गया। और वो भरतपुर आया तो रणजीत सिंह की शरण में चला गया बच्चों। अब चूंकि रणजीत सिंह की शरण में चला गया तो अंग्रेज वॉज वेरी हैप्पी। अंग्रेजों को लगा आंगल मराठा युद्ध है, एंग्लो मराठा युद्ध, भरतपुर ने 1803 में संधि करी रखी है, तो उन्होंने भरतपुर के रणजीत सिंह को मैसेज करवाया कि हुकुम एक काम करो भाई, अपना जो बंदा है होलकर इसको हमें दे दो। रणजीत सिंह ने बोला ना। अब अंग्रेज बड़े बैफल्ड, अंग्रेजों को लगा यार ये ऐसे कैसे हो गया, अभी तो आपने संधि करी और आपने उसके अंदर इस बात के ऊपर साइन करे कि आपका दोस्त दोस्त, हमारा मतलब हमारा और आपका सिमिलर दोस्त रहेंगे और हमारे और आपके सिमिलर दुश्मन रहेंगे, ये तो आप मतलब गलत कर रहे हो। हालांकि ऐसा होता है भाई, रणजीत सिंह की शरणागत को देने से मना कर देते हैं, अंग्रेज बहुत गुस्सा होते हैं, और अंग्रेज फाइनली भाई यहाँ पर भरतपुर के दुर्ग के ऊपर हमला करते हैं 1803 से 1805। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि भाई लगभग 5 बार अटैक किया गया था भरतपुर के ऊपर, और हर बार ये असफल रहे भरतपुर के किले को जीतने के लिए। अब देखिए उसमें कारण क्या था, मैं भरतपुर का किला दिखाऊंगा आपको। ये भरतपुर का किला देख रहे हो ना आप, इसका परकोटा जो था वो मिट्टी का बना हुआ है आउटर। और प्रॉब्लम ये थी कि सारे दूसरी जगह पे भाई सुजान गंगा थी, तो रीजन बहुत अच्छे से मैंने बताया ना, बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रखा था कि जब भी कभी हमला होता था, एक तो ये गेट वेट जो है ये तो उठाई दिए जाते थे, इसके अलावा सुजान गंगा का जलस्तर और रेगुलेट करते थे। कैसे कि जैसे दुश्मन अगर नदी में तैर के या इस तरीके से बढ़ना चालू करे तो नदी का जलस्तर बढ़ा देते, वो डूब जाते थे, या फिर बहुत कम कर देते थे जिसकी वजह से किले के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति इनको इजिली मार सके। चलिए किले तक तो खैर स्थिति पहुंच ही नहीं पाती थी, ये तो परकोटे में ही रह के रह जाता था। प्लस मैंने आपको बताया कि परकोटा मिट्टी का था, और मिट्टी की खासियत ये होती है कि मिट्टी के अंदर अगर आप किसी चीज को या गोला या कुछ भी ऐसा दागोगे तो भैया वो मिट्टी के अंदर धंस जाएगा, फटेगा है नहीं, और ना फटने की वजह से बेचारे अंग्रेज मिट्टी का गोला दाग, मतलब गोला दाग दाग के परेशान, उनको लगे कि यार ये गोला जा क्यों नहीं रहा, और गोला गोला जाए ही नहीं। और इस वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, लॉर्ड लीक करके एक वो हुआ करता था अंग्रेज अधिकारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लॉर्ड लीग जो था, उस लॉर्ड लीग की इज्जत का फालूदा जो है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉर्ड लीग की इज्जत का फालूदा हुआ था, तो ऐसा पूछ लेती है आरपीएससी कभी कभी प्रश्न के लॉर्ड लीग जो थे उनको उनकी इज्जत कहाँ पे मिट्टी में मिली थी, तो भैया प्लीज याद रखिएगा वो भरतपुर के अंदर थी 1803 से 1805। ये वो है जब इन्हें 5 बार हमला किया गया था, और 5 बार हमला करने के बावजूद भी यहाँ पर ये जीत नहीं पाए थे। अब पिक्चर में कौन आएगा, पिक्चर में आमिर खान पिंडारी, है ना, वो व्यक्ति भाई जो कि अक्सर पैसे लेकर लड़ा करता था, आमिर खान पिंडारी आएगा, और भी बहुत सारे लोग आए। अंग्रेजों ने पिंडारी को बोला यार जाओ बात करो भरतपुर के राजा से। आमिर खान पिंडारी गए भाई भरतपुर राजा रणजीत सिंह जी से बात करने के लिए। रणजीत सिंह ने बोला ठीक है देख सारी बातें ठीक है बट मैं इसको दूंगा नहीं। हालांकि देखिए बाद में फिर ऐसा बताते हैं कि संधि एक बार फिर से 1805 में दोबारा होती है, और इस शर्त के ऊपर होती है कि रणजीत सिंह जी इस बात पे मानते हैं कि देखो सुनो,
मेरी सीमा के अंदर तो आप इसको भाई पकड़ोगे नहीं। आप बाहर जाकर पकड़ लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप ये समझिए कि कितनी ज़बरदस्त बहादुरी रही होगी इतिहास में, कितना ज़बरदस्त वो किस्सा रहा होगा कि कितने योद्धाओं ने यहाँ पर भई अपने रक्त की वो नदियाँ बहा दी थी, सिर्फ़ किस लिए? शरणागत की रक्षा के लिए। और यहाँ पर कोई लेना-देना नहीं था। होल्कर से क्या लेना-देना? आप सोचिए, वो होल्कर तो वो मराठे थे जो कि भाई कहीं न कहीं आकर आपको पहले बेइज्जती करके गए थे। वो मराठे जो आपसे टैक्स वसूल ले जाया करते थे। सोचो, उस दुश्मन को शरणागत बनाकर और दुश्मन की रक्षा के लिए यहाँ पर लोगों ने अपने खून की नदियाँ बहाई थी। भई वो अपने आप में एक अनुकरणीय है, अपने आप में एक ज़बरदस्त कहानी है। इसको लेकर भई मैं कभी और अपने इसी चैनल के ऊपर कोई और भई डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, तब पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ने की दृष्टि से इतना समझ लीजिएगा, लॉर्ड लेक ने रंजीत सिंह के टाइम पे हमला किया। सहायक संधि 1803 और 1805 की संधियाँ वो रणजीत सिंह के टाइम पे हुई, और वहां राजपुताने में अगर देखा जाए उस वक्त दो व्यक्ति अंग्रेजों का मुखर रूप से विरोध कर रहे थे, तो वो या तो जोधपुर के मान सिंह थे या भरतपुर के कहीं ना कहीं रंजीत सिंह थे। ठीक है, चलिए भाई याद रखें 1805 में फिर ऐसा बताते हैं, इसके कुछ वक्त बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद रणधीर सिंह राजा बने। ठीक है ना, रणधीर सिंह राजा बनते हैं। तो थोड़ा याद रखिए, आयो अंग्रेज मुलक के ऊपर बांकीदास वाली बात मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, अगर आप थोड़ा याद रखें तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, चलिए भाई, फिर इसके बाद राजा जसवंत सिंह जी याद रखिएगा भाई, है ना? हालाँकि बीच में बहुत सारे राजा बनते हैं, बट वो मुझे लगता है देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। आप थोड़ा इतना याद रखें कि कहीं न कहीं महाराजा जसवंत सिंह जो थे, उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर भरतपुर के राजा हुआ करते थे। कभी-कभी आरपीएससी ऐसे पूछ लेती है कि 57 की क्रांति के दौरान राजा कौन थे? तो थोड़ा भैया ये बात याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान ये राजा हुआ करते थे। हालाँकि देखिए, पहले जो इनसे पहले जो बलवंत सिंह हुआ करते थे, वो छोटे थे, तो उनके टाइम पे ऐसा बताते हैं कि पॉलिटिकल एजेंट जो था, वो सारा शासन सँभालता था। बट कोई ना, कुछ वक़्त बाद भई इन्होंने सारा शासन सँभाला। अच्छा, इनको भी जीसीआई का खिताब मिला हुआ था, ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया करके, जो खिताब जो अंग्रेज़ का देते थे अंग्रेज़, वो इनको मिली हुई थी, ठीक है? थोड़ा याद रखिएगा। और इनके जीवन में, हाँ, जसवंत सिंह जी जो थे भई, इनके जीवन में और भी एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी घटना तो खैर नहीं होती। फाइनली किशन सिंह जी राजा बनते हैं। किशन सिंह जी के टाइम पे थोड़ा ठीक था। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किशन सिंह जी जो थे भई, वो अंग्रेज विरोधी थे, है ना? 1926 अराउंड 26 अगस्त 1900 को राजा बनते हैं किशन सिंह जी। अगर आप थोड़ा याद रखना चाहें तो भैया याद रखिएगा। और 1929 के अंदर निधन होता है उनका। और इससे पहले देखिए, हिंदी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति मुखर थे तो वो किशन सिंह जी थे, और कहीं न कहीं इन्होंने ही हिंदी भाषा को राजभाषा बना दिया था। तो भैया प्लीज़ याद रखिएगा। देखिए, बहुत-बहुत बड़े फैक्ट नहीं है, छोटे-छोटे फैक्ट हैं। जसवंत सिंह जी के टाइम पे क्रांति हुई 1857 की, याद रखिएगा। इनको ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि मिली हुई थी। फिर इनके बाद राजा बनते हैं किशन सिंह जी। किशन सिंह जी जो थे, उनका हिंदी से लगाव बहुत अधिक था, इसलिए उन्होंने हिंदी को राजभाषा भी घोषित कर दिया था। इसके अलावा किशन सिंह जी जो थे भाई, उन्हीं के टाइम पे अखिल भारतीय जाट महासभा को भी संबोधित किया गया था, और कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन हमारे यहाँ हुआ था, भरतपुर में हुआ था 1927 में। और उसके पीछे भी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा की पोस्ट पे थे तो वो थे किशन सिंह जी। ठीक है, तो बस इतना ही है भाई। बाकी आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा भाई कौन, और फिर भरतपुर के आज़ादी के समय राजा क्या थे क्या नहीं थे, अब देखिए वो चूंकि हम लोग जब प्रजामंडल आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं तब थोड़ा और अधिक पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, मोर देन इनफ है। इसके बाद देखिए, धौलपुर के अंदर 1791 में जाट राजा हुआ करते थे लोकिंदर सिंह, उन्होंने धौलपुर की स्थापना करी थी। और भरतपुर के अलावा मुझे लगता है कि एक और राज्य जो बना, एक और नई रियासत जो जाटों की बनी, वो धौलपुर हुआ करती थी। बाकी और धौलपुर में सच कोई बताने योग्य कोई बहुत बहुत बात है नहीं। इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको भैया अच्छा रहेगा। बाकी चलिए भाई, ये था इस लेक्चर का अंत। उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छा लगा होगा। आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं आज आपके लिए लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है। और मैं अभी फिलहाल भाई कहीं पे गया हुआ हूँ, तो अगले एक दो दिन आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन आते रहेंगे। मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिए थे ये सेशंस आपके लिए, चूंकि भाई मेरे को कहीं पे जाना था इस वजह से, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी इन एडवांस। तो मुझे माफ़ करिएगा भगवान। और कोशिश करिएगा भाई इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो भाई आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी छोड़ दीजिएगा। अगर वहां से मेरे को पता लग जाएगा तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर डेफिनेटली दे दूंगा। भाई आप सभी का दिन शुभ हो। आप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जान के बहुत खुशी हुई होगी, आपको दो पांच नई चीजें सीखने को मिली होंगी। चलिए भैया, आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, थैंक यू।